अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। आज का लेक्चर है प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। कोई भी चीज़ जो कि सेल के अंदर आ रहा है जिसका साइज़ बड़ा है तो वो एक ख़ास मैकेनिज़्म के थ्रू, एक ख़ास प्रोसेस के थ्रू सेल के अंदर चला आता है या सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो आइए डिटेल स्टडी करते हैं कि किस तरह का प्रोसेस है कोई भी चीज़ जो कि सेल के अंदर आ रहा है। तो सबसे पहला जो हमने अपने स्टडी के लिए आसान बनाया है, जिसको हमने नाम दिए हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, सेल इन्वेजिनेशन होता है। सेल इन्वेजिनेशन का मतलब ये है कि सेल जो है वो थोड़ा सा इनवर्ड अंदर की जानिब बेंड हो जाता है और एक पाउच लाइक और एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसको कहते हैं सेल इन्वेजिनेशन। किस तरह, लेट्स से ये एक सेल है जो सबसे बैरूनी लेयर उसका क्या है, सेल मेम्ब्रेन है और ये इंटरनल उसके अंदर साइटोप्लाज्म है। तो क्या होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये सेल मेम्ब्रेन इसी तरह एक फोल्ड जो है अंदर की जानिब फोल्ड हो जाता है, इसी तरह एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। यानी ये वाला जो सेल वॉल है ये भी उसके पीछे इस तरह चलाता है और ये जो है ये ख़त्म, यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इस पाउच लाइक और इस पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाने को क्या कहते हैं, सेल इन्वेजिनेशन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन फोल्ड इनवर्ड, क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की जानिब फोल्ड हो जाता है, फॉर्मिंग अ पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर। ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है, पॉकेट जेब को कहते हैं। तो इसके अंदर कोई भी चीज़ रखा जा सकता है, यानी इसने एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाया। लेट्स से ये किस तरह, ये जगह थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं। ये इसको मैंने यहाँ यू बनाया। ये हमारे साथ साइटोप्लाज्म है, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट है इन, ठीक है, और बाहर वाला एक्स्ट्रासेलुलर यानी आउटसाइड एनवायरनमेंट है। यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स हैं जिसको इस सेल ने अपने अंदर एनवायरनमेंट में इसको ले आना है। तो ये क्या करता है कि अपने जो सेल मेम्ब्रेन हो उसको अंदर की जानिब इन्वेजिनेट करता है, एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर वो बनाता है। तो इसको कहते हैं सेल इन्वेजिनेशन। दूसरा जो है वो मॉलिक्यूल्स बाइंडिंग, यानी बाहर साइड पर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो वो इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो रिसेप्टर्स हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है, उनके साथ बाइंडिंग बनाएंगे, उनके साथ अटैच हो जाएंगे। स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स बाइंड टू रिसेप्टर ऑन सेल मेम्ब्रेन सरफेस। यहाँ पर मैंने लिखा है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, यानी ये वो मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि सेल को इसकी ज़रूरत है। ये सेल्स अपनी तवानाई इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस में ताकि वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर ले आए और उसको डाइजेस्ट करे और अपने लिए तवानाई उसको पैदा करे। तो यहाँ पर क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म है फिर से, और ये हमारे साथ इंटरनल इन्वायरमेंट है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं बाहर वाले इन्वायरमेंट में, तो वो सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर साइट्स पर उसके साथ अटैच हो गई और एक टेम्पररी बॉन्ड बनाया। इसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स बाइंडिंग, यानी बाइंडिंग ऑफ सब्सटेंसेस टू सेल सरफेस। यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर अटैच हो चुके हैं। उसके बाद वेसिकल की फॉर्मेशन होती है, यानी इन्वेजिनेटेड मेम्ब्रेन इनक्लोजेस द बाउंड मॉलिक्यूल फॉर्मिंग ए वेसिकल कॉल्ड इन एंडोसोम। यूँ होता है कि जो बाउंडेड मॉलिक्यूल्स थे जो कि रिसेप्टर साइट्स पर सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर अटैच हो चुके थे, तो वो क्या करता है कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको एंडोसोम कहा जाता है। यानी वो एक मुकम्मल एक उससे एक मेम्ब्रेन, एक आर्जी मेम्ब्रेन जो है वो इनक्लोज हो जाती हैं और इसको हम कहते हैं एंडोसोम। तो ये हमारे साथ इंटरनल इन्वायरमेंट है और ये बाहर वाली इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट स्टेप है इंटरनलाइजेशन। The endosome separate from cell membrane and move into the cytosol। इंटरनलाइजेशन में क्या होता है, जो कि वेसिकल की फॉर्मेशन वो स्टेप बाय स्टेप हो चुकी, तो वो सेल मेम्ब्रेन से अलहदा हो जाता है वही एंडोसोम, जिसके अंदर वो पार्टिकल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब्सटेंस हैं जो कि सेल्स को अपनी एफर्ट्स लगाना पड़ी कि वो उसको अंदर ले आएँ और फिर उसकी डाइजेशन करे और अपने जो तवानाई है या डिफेंस मैकेनिज्म है वो उससे फिर फर्दर प्रोसेसिंग वो हो।
तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यानी बाहर सरफेस सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली सरफेस है। और ये हमारे साथ एंडोसोम है जो कि मुकम्मल साइटोसोल या साइटोप्लाज्म के अंदर आ चुका है। साइटोसोल कहते हैं द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल, यानी ये सॉल्युबल पार्ट्स होती जो कि मोस्टली फ्लूइड्स पर मुश्तमिल होती हैं। तो ये फ्लूइड वाले पोर्शन सेल के अंदर ये मुकम्मल तौर पर अंदर हो चुका है। तो ये था एक प्रोसेस की किस तरह एंडोसोम या एक्सटर्नल जो पार्टिकल है जिसकी साइज बड़ा हो तो वो किस तरह सेल के अंदर आ सकता है। तो वो इन चार प्रोसेसेस, इन चार स्टेप्स के थ्रू जो है वो सेल के अंदर आते हैं और फिर फर्दर जो है उसको सेल के अंदर प्रोसेस किया जाता है, जिनको अभी हम डिटेल से सीखेंगे। अब मैक्रोमॉलिक्यूल जिसको एंडोसोम का नाम दिया गया था वो मुकम्मल तौर पर सेल के अंदर आ चुका है। तो अब ये जो सेल के अंदर ये एंडोसोम आया है तो ये फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सेल के अंदर प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करेगा और इसके साथ अपने आप को अटैच करके उस जगह तक जहां पर सेल को इस चीज़ की ज़रूरत है, अगर ये न्यूट्रिटिव पार्टिकल है तो फिर उसको उसकी डाइजेशन होगी। और फिर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है जो कि सेल के अंदर डिफरेंट डिजीज काज करने के लिए सेल के अंदर आया है तो फिर इसको तबाह करके सेल से दोबारा उसको बाहर फेंक दिया जाएगा। तो क्या होता है, नेटवर्क इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट, सेल के अंदर एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो प्रेजेंट है। जस्ट लाइक लेट्स से ये हमारे साथ एक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, ये उसका साइटोप्लाज्म है। तो बिल्कुल सेल के अंदर चारों अतराफ में एक नेटवर्क मौजूद है और इस नेटवर्क को हम कहते हैं हर तरफ से इस तरह धागे की शक्ल में प्रोटीन्स फैले हुए नजर आते हैं। इस प्रोटीन को हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं और इस माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर एक खास प्रोटीन जो है वो मौजूद होते हैं जिसको मोटर प्रोटीन कहा जाता है। और इस मोटर प्रोटीन का काम होता है डिफरेंट चीजों को एक जगह से दूसरी जगह सेल के अंदर लेकर जाना। तो ये जो एंडोसोम सेल के अंदर आया है ये क्या करता है कि अपने आप को अटैच करता है किसके साथ, ये मोटर प्रोटीन के साथ अपने आप को अटैच करता है। which having motor protein which transport the vesicle within the cell, this vesicle endosome attached with motor protein। let's say ये एक मोटर प्रोटीन है और ये वेजिकल जो कि एंडोसोम इसको कहा जाता है, एंडोसोम ये उसके साथ अटैच होता है और इसके बाद वो जहां उसकी एंडोसोम की जरूरत है उस जगह तक इसको लेकर जाया जाता है। मोटर प्रोटीन कैरी दिस वेजिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जाहिरी बात है उसका काम भी तो यही है कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए। within the cell by utilization of ATP for different cellular balancing function, different balancing function जो कि सेल के अंदर बहुत ज़रूरी है, जिस बैलेंसिंग फंक्शंस को होमोस्टेसिस भी कहा जाता है। तो होमोस्टेसिस को बरकरार रखने के लिए सेल जो है इस एंडोसोम को डिफरेंट लोकेशन तक लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं, जब ये एंडोसोम मोटर प्रोटीन के साथ अटैच होता है तो इसके अंदर कोई एनर्जी वो इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन जो ही ये प्रोटीन चल निकल पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह सेल के अंदर तो फिर उसके लिए एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है और इसके अंदर एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है। तो आप देखें कि यहाँ पर जो ही अटैच हुआ मोटर प्रोटीन के साथ तो एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो गई, लेकिन जो ये निकल पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह तो फिर इसके अंदर एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होती है। सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसके अंदर बाकायदा डायरेक्टली एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही बल्कि इनडायरेक्टली इस्तेमाल हो रही है। अगर ये डायरेक्टली यहाँ अटैचमेंट होने के लिए भी एनर्जी इस्तेमाल होती तो फिर इसको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता, लेकिन यहाँ पर जो है एनर्जी इज ए मोबिलाइजेशन के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, यानी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही है। सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मोटर प्रोटीन यूटिलाइज एटीपी इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेजिकल, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की यूटिलाइजेशन हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज डायरेक्ट एटीपी इज नॉट यूज्ड इन बाइंडिंग ऑफ वेजिकल विद मोटर प्रोटीन, डायरेक्टली एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही। सो ये था आज का हमारा क्लास की प्रोसेस ऑफ एंडोसार्टोसिस। कोई सवाल कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।